नमस्कार दोस्तों, जीके विद्यार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग टोटल 20 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए, यदि आप डिटेल्स में किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिनों तक के लिए याद हो जाता है। तो दोस्तों यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिए हैं तो वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, भारत में सती प्रथा को 1829 ईस्वी में प्रतिबंधित किया गया था। तो देखिए दोस्तों, आपने नाम सुना होगा राजा राम मोहन के राय के बारे में। तो इन्होंने क्या किया था, सती प्रथा के विरुद्ध जो है सो समाज को जागरूक किया, और जिसके फलस्वरूप इस आंदोलन को क्या हुआ, लोग जो है जब जागरूक हो गए तो बल मिला। और तत्कालीन जब अंग्रेजी सरकार उस टाइम की जो थी 1829 के समय में, तो उन्होंने क्या किया, इसको रोकने के लिए कानून बना दिया। तो इस तरह से कानून बनने के बाद लोगों को विवश होना पड़ा, और 1829 ईस्वी में क्या हुआ, सती प्रथा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे। कृति स्तंभ तथा कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना किसने की थी। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री से। तो कृति स्तंभ और कुंभलगढ़ की प्रशस्ति की जो रचना किया था वो किया था कवि महेश ने। किसने? कवि महेश ने। देखिए, मंडन के भाई नाथा ने वास्तु मंजरी की रचना की थी। कृति स्तंभ प्रशस्ति एवं कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना 1460 ईस्वी में पूरी हुई थी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी रचना कब कंप्लीट हुई थी। तो 1460 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हुर्डा सम्मेलन कब हुआ था। तो देखिए, हुर्डा सम्मेलन कब हुआ था। तो देखिए, ये हुआ था 1734 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। हुर्डा सम्मेलन 1734 ईस्वी में हुआ था। देखिए, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू राजा था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। उसने मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह से मिलकर जुलाई 16-17 को 1734 ईस्वी को भीलवाड़ा के पास हुर्डा में राजस्थान के राजपूत राजाओं का सम्मेलन बुलवाया था। कहाँ पे है हुर्डा स्थान? तो राजस्थान में है। वहाँ पे क्या किया था, तो राजपूत के राजाओं को सम्मेलन के लिए बुलाया था, और उसमें बहुत सारे जो है योद्धा, जो है मराठा वगैरह सब मिल के आए थे, और आक्रमण करने से उन्हें रोकना था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, 6ठी सदी में जो सिक्के चलते थे, जो कॉइन चलते थे, उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे ध्यान देंगे, कौन सा कथन सही नहीं है के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास था। ये कथन जो है सो सही नहीं था। बाकी अन्य जो 3 कथन है, आहत सिक्के तांबे और चांदी में ढाले जाते थे, ये सही है। यहाँ पे ये भी सही है। शासकों की प्रतिमा तथा नाम के साथ सिक्के सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे ये भी सही है कि सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं द्वारा जारी किए गए थे। किसके द्वारा? कुषाण के राजाओं के द्वारा सोने के सिक्के जारी किए गए थे। तो अभी यहाँ पे क्या जो है सो सही है। तो यहाँ पे देखिए, ये सही है, और बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सिक्कों को जारी करने का अधिकार सिर्फ राजा के पास था, ये गलत है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी। तो द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी। तो ये थी होयसल वंश की राजधानी। किसकी? होयसल वंश की राजधानी, है ना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। 6 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सचिंद्र बोस द्वारा डिजाइन किया गया कलकत्ता फ्लैग किस वर्ष कलकत्ता में फहराया गया। तो देखिए, सचिंद्र बोस जो थे, इन्होंने कलकत्ता फ्लैग जो है सो डिजाइन किया था, और इसको किस वर्ष फहराया गया। तो देखिए, इसको 1906 में फहराया गया था। कब? 1906 ईस्वी में फहराया गया था। 7 अगस्त 1906 ईस्वी को फहराया गया था, जिसका डिजाइन सचिंद्र बोस ने किया था कलकत्ता फ्लैग का। 7 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1791 से लेकर के 2001 दशक के दौरान भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम दर्ज की गई। तो भारत में ये जो समय था 1991 से लेकर के 2001, तो उस टाइम के लिए जो पूछा जा रहा है कि किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि सबसे कम हुई। तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई थी केरल राज्य में। केरल राज्य में कम हुई। कितना प्रतिशत थी जनसंख्या वृद्धि। तो देखिए, यहाँ पे मात्र 9.4% दर्ज किया गया था 1991 से लेकर के 2001 के बीच में। अगला प्रश्न 8 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथन एवं कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो देखिए, कथन हमारा यहाँ पे क्या है, भारत के उत्तर में अवस्थित लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। तो कथन से हमें क्या पता चलता है कि भारत के उत्तर में अवस्थित लद्दाख जो है एक शीत मरुस्थल है। हम लोग भी जानते हैं कि शीत मरुस्थल है। और कारण देखिए, लद्दाख हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है।
तो देखिए ये भी बात यहाँ पे सही है। अब हम लोग देखते हैं कथन और कारण का, अपने रीजनिंग में भी ये सब पढ़ा होगा, कूट दिया रहता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा कूट दिया हुआ ABCD। तो देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम सीधा आपको आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कथन सही है, कारण भी सही है, तथा कारण कथन का सही व्याख्या करता है। आपको यदि ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को थोड़ा रोक के देख लें। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यदि किसी स्थान पर सुबह 8 बजे ज्वार आता है तो अगला उच्च ज्वार किस समय आएगा? तो अपने ज्वार और भाटा के बारे में पढ़ा होगा, तो इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि यदि सुबह 8 बजे ज्वार आता है तो अगला टाइम में कब आएगा? तो अगला आएगा 8:25 शाम में। देखिए ज्वार किसे कहते हैं? तो देखिए ज्वार कहते हैं समुद्र का जलस्तर जो है सामान्य जलस्तर से यदि ऊपर उठ जाता है तो उसको ज्वार कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे 10 नंबर देख लेते हैं कि संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितनी रकम खर्च की गई? तो संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितनी रकम खर्च की गई थी? तो देखिए 63,96,729 रुपये खर्च की गई थी संविधान निर्माण में। और इसका निर्माण करने में समय कितना लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पे मेरा आंसर जो सही है ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर देखिए, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विधान परिषद की सदस्यता लेने के लिए न्यूनतम उम्र जो होनी चाहिए 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 30 वर्ष होनी चाहिए। आपको हम बता दें यहाँ पे कि ये तो विधान परिषद था। विधानसभा के लिए यदि पूछा जाएगा तो 25, और आपको लोकसभा के लिए पूछा जाएगा तो 25, राष्ट्रपति के लिए पूछा जाएगा तो 35, उपराष्ट्रपति के लिए पूछा जाएगा तो 35। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे 35 वर्ष। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन करवाते हैं तो उसका कौन सा कार्य नहीं है? तो इनका कार्य ये नहीं है किसी संसद की सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द करना, इनका ये कार्य नहीं है। बाकी देखिए ये कार्य है, इनका क्या कार्य है? लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। बी नंबर ऑप्शन में है राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। और इसी तरह से ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है कि विधान परिषद के सदस्यों की निहरता से संबंधित मसलों पर राज्यपाल को सलाह देता है। कौन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या था? सी, कि संसदों की सदस्यता की मान्यता अपने विचार से रद्द नहीं करता है। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उत्प्रेषण रीट, यहाँ पे ध्यान देंगे, रीट जो है टोटल 5 प्रकार के हैं और ये राष्ट्रपति द्वारा जारी किए जाते हैं। तो उत्प्रेषण रीट के बारे में पूछा जा रहा है। उपयुक्त परिभाषा है, तो देखिए उत्प्रेषण रीट की जो उपयुक्त परिभाषा है ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है और लंबा लंबा लिखा हुआ है, इसलिए हम आपको डायरेक्ट आंसर बता दिए, ऑप्शन नहीं दिखा रहे हैं सब आपको। तो देखिए इसका क्या है, इसकी उपयुक्त परिभाषा। तो देखिए न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय या प्राधिकारी को उसके समक्ष लंबित मामले को उच्चतर न्यायालय या प्राधिकारी को हस्तांतरित करने का आदेश देता है उत्प्रेषण रीट, है ना। तो रीट कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की रीट होती हैं। तो उत्प्रेषण रीट के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ा। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा किससे प्राप्त की जा सकती है? तो देखिए नवीकरणीय ऊर्जा किससे प्राप्त की जा सकती है? तो देखिए जैव मात्रा से प्राप्त की जा सकती है नवीकरणीय ऊर्जा। देखिए आपको हम इसके बारे में बताते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा जैव मात्रा से जो प्राप्त किया जाता है उसको बायोमास भी कहा जाता है। और बायोमास कहने का मतलब यहाँ पे सीधा सीधी है, यानी कि जीव से आशय होता है। जीव कहने का मतलब पौधे, जो पौधे से कोई चीज़ बनता है, जैसे उदाहरण के लिए गन्ने की खोई से कुछ बनता है, गन्ने की खोई से, धान की भूसी से बनता है, अनुपयोगी जो लकड़ी होता है उससे कुछ बनाया जाता है। तो इस तरह से इसको आपको ध्यान में रखना है। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो कौन सा धातु है, उसको क्या कहते हैं? किसी धातु को मान के चलिए सोना है, और उसको क्या है कि उसका जो है बहुत पतला तार बनाया जा सकता है, बहुत दूर तक लंबा लेके लाया जा सकता है। तो उसको क्या कहते हैं? तो देखिए उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तन्यता कहते हैं इसको। किसी वस्तु के, किसी धातु को जो सो तार के रूप में बदलना क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। और सबसे तन्य धातु क्या है? सोना है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन यहाँ पे है, और यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल गया। आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे शरणार्थी के बारे में। हम लोग अभी क्या है, शरणार्थी के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हम चारों ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ये चारों ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो हम इसको एक बार अच्छी तरह से पढ़ देते हैं, आप ध्यान देंगे और आप भी पढ़ेंगे। अपने देश में घातक स्थिति, युद्ध आदि के कारण दूसरे देश में शरण लेने वाले शरणार्थी कहलाते हैं, है ना। कि अपना देश को जो छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं हमेशा के लिए, तो क्या कहलाते हैं? शरणार्थी कहलाते हैं।
2 नंबर क्वेश्चन में देखिए, एक स्थान में आने वाले तथा उस स्थान से बाहर जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या का अंतर निवल प्रवास कहलाता है। तो निवल प्रवास क्या कहलाता है? तो निवल प्रवास कहलाता है, जो भी हमने आपको पढ़ के सुनाया। चलिए 3 नंबर 4 नंबर हम पढ़ देते हैं यहाँ पे फटाफट कि प्रवासी द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान को भेजी गई सारी राशि मनी ऑर्डर प्रेषण का एक रूप होता है। ये भी सही है। एक उद्गम तथा गंतव्य स्थान वाले प्रवासियों के समूह को प्रवाह कहते हैं ना। तो ये 4 ऑप्शन हमने जो पढ़ा ये सभी सही है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से है कि भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस सूचकांक के आधार पर की जाती है? तो भारत में मुद्रास्फीति की जो गणना की जाती है किस सूचकांक के आधार पर की जाती है? तो देखिए थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है इसकी गणना, है ना। तो देखिए यहाँ पे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में बता देते हैं कि घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य को मापने वाला एक सूचकांक होता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, है ना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर का एक उदाहरण है? तो यहाँ पे देखिए, हालांकि ये चारों ऑप्शन जो है चारों सुपर कंप्यूटर से हैं, लेकिन भारत का जो सुपर कंप्यूटर है कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा परम। परम जो है भारत का सुपर कंप्यूटर है। देखिए यहाँ पे मीरा, तो मीरा किसका है? तो मीरा संयुक्त राज्य अमेरिका का है, यूएसए का है सुपर कंप्यूटर। देखिए यहाँ पे त्यान है, तो इसके ये किसका है? तो ये देखिए चीन का है। और ये बचा टाइटन, तो ये किसका है? ये भी यूएसए का सुपर कंप्यूटर है। देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, मानवाधिकार संगठन। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार संगठन है। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, थर्मोकपल का प्रयोग किया जाता है ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।